नमस्कार साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान को लेकर एक बार फिर आपके सामने एक दल के प्रभुत्व का दौर हम पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मतदान के कौन कौन से वो तरीके थे जो हमने 1952 के प्रथम आम चुनाव से लेकर और अब तक अपनाए हैं। और पिछले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि ईवीएम मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था, तो उसका उत्तर था केरल राज्य में, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा कि वीवीपैट यानी वीवीपैट पर जो मतदान के बाद पर्ची दिखती है वो कितने सेकंड तक के लिए दिखती है, तो उसका उत्तर था 7 सेकंड के लिए। एक दल का प्रभुत्व का दौर हम अब शुरू करते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि प्रथम 3 चुनावों में यानी 1952 के प्रथम आम चुनाव में, 1957 के द्वितीय आम चुनाव में और 1962 के तृतीय आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस भारी भरकम बहुमत के साथ विजयी रही थी। और ऐसा नहीं था कि उस समय केवल एक ही दल चुनाव लड़ रहा था। जैसा कि हमको पता है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में 53 यानी 53 पॉलिटिकल पार्टियों ने हिस्सा लिया था और उसमें 14 तो राष्ट्रीय दल थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी विजय रही। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल उस समय कांग्रेस पार्टी ही विजय रही थी या कांग्रेस पार्टी ही थी। कांग्रेस प्रणाली भरसक रूप में हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कांग्रेस प्रणाली के अंतर्गत कई विचारधाराओं वाले दल मौजूद थे। तो हम अपने सिलेबस में देखते हैं कि मुख्य रूप से वो कौन 4 राजनीतिक दल थे जिनका अध्ययन हमने अपने विषय में करना है। तो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से उस समय 4 राजनीतिक दल थे। कौन कौन से वो 4 राजनीतिक दल थे, आइए देखते हैं। उन 4 राजनीतिक दलों के बारे में हम देखते हैं कि जो 1952, 57 या 62 के प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस के साथ साथ चुनाव लड़े थे। उनमें पहला राजनीतिक दल जो हमको देखना है वो था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई या वामपंथी दल जिनको कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा दल इसके बाद हम देखेंगे जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी या सोशलिस्ट दल। इसके अलावा जो तीसरा दल था उसको हम देखेंगे जो मुख्य रूप से उस समय था भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। और जो चौथा राजनीतिक दल हमको देखना है वो उस समय जो मौजूद था स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी। तो आइए इन 4 दलों के बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या विचारधारा इन दलों की थी और कैसे कैसे इनका विकास हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या सीपीआई जिसको कहते हैं, सीपीआई, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज़ादी के आंदोलन के समय से भारत की राजनीति में मौजूद रही। इस पार्टी की स्थापना यानी इस पार्टी की स्थापना या इस पार्टी के जो संस्थापक थे वो कौन थे, कम्युनिस्ट पार्टी की क्या विचारधारा थी, इस पर हम बात करेंगे। इस पार्टी की स्थापना ताशकंद में 1920 में की गई थी। ताशकंद। और इस पार्टी की स्थापना से पहले हम जान लेते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये 1917 में जो रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी उस पार्टी के बाद, उस क्रांति के बाद
इस पार्टी का उदय हुआ और इस पार्टी का जो ध्येय था वो कार्ल मार्क्स के विचारों के आधार पर एक हिंसक क्रांति के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करनी थी। और इसी बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित होकर 1920 में ताशकंद में इस पार्टी की स्थापना यानी संस्थापक थे M.N. राय यानी मानवेंद्र नाथ राय ने 1920 में ताशकंद में इस पार्टी की स्थापना की थी। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इस पार्टी का जो मुख्य ध्येय रहता है, मुख्य उद्देश्य, यानी इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य एक हिंसक क्रांति के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करना है। यानी जिस प्रकार कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया था कि मजदूर वर्ग एकजुट होकर जब पूंजीपति वर्ग के खिलाफ यानी बुर्जुआ वर्ग के खिलाफ एक हिंसक क्रांति करेगा और क्रांति के माध्यम से समाज में समानता स्थापित करेगा, तो उसी विचारधारा के आधार पर इस पार्टी की स्थापना 1920 में भारत से बाहर की गई थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना था, समाज में समानता स्थापित करना। और समाज में समानता कैसे स्थापित करनी है? समाज में समानता हिंसक क्रांति के माध्यम से स्थापित करनी है। पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके समाज में मजदूर वर्ग की समानता स्थापित करनी थी, जैसा कि 1917 में लेनिन ने रूस में किया था। 1920 में भारत से बाहर इस पार्टी की स्थापना की गई थी ताशकंद में। उसके बाद 1925 में 1925 में कानपुर भारत के कानपुर में पहला सम्मेलन इस पार्टी का आयोजित किया गया। कानपुर में इसलिए आयोजित किया गया कि कानपुर उस समय एक बड़ा औद्योगिक नगर था और कानपुर में बड़ी मात्रा में मजदूर वर्ग रहता था और तब से लेकर कानपुर इन साम्यवादियों का एक गढ़ के रूप में माना गया और कानपुर में इसका पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। 1930 के दशक तक ये ढुलमुल ऐसी राजनीति करते रहे कि भारत की समस्त समस्याओं का समाधान एक मजदूर वर्ग की क्रांति के साथ ही स्थापित किया जाएगा। लेकिन 1930 के बाद इस दल ने कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट रहने का प्रयास किया और कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट रहकर भारत की आज़ादी में योगदान देने का प्रयास किया। लेकिन 1941 तक आते आते 1941 में ये कांग्रेस पार्टी से बिल्कुल अलग हो गई, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए। अलग इस मुद्दे पर हुए कि जो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था उस युद्ध में कांग्रेस पार्टी ब्रिटिश का साथ नहीं देना चाहती थी, लेकिन ये चाहते थे, ये साम्यवादी पार्टी, ये सीपीआई पार्टी चाहती थी कि भारत अंग्रेजों का साथ दे और जो धुरी राष्ट्र हैं यानी जर्मन, इटली जैसे जो तानाशाही राज्य हैं उनका अपोज करें, उनका विरोध करें। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने एक नई मुहिम छेड़ दी, एक नई योजना बना दी कि भारत के लिए सच्ची आज़ादी ये नहीं है, ये भारत को जो आज़ादी मिली वो झूठी आज़ादी मिली है। झूठी आज़ादी का मतलब था कि एक पूंजीपति वर्ग दूसरे पूंजीपति वर्ग को अपनी सत्ता का हस्तांतरण करके जा रहा था। तो 1947 में इन्होंने तेलंगाना में हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। तेलंगाना क्षेत्र में एक हिंसक आंदोलन किसानों के वर्ग में शुरू कर दिया कि देश की जो ये आज़ादी है ये सच्ची आज़ादी नहीं है, ये झूठी आज़ादी है। लेकिन जब देश में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए जा रहे थे तो 1951 में
1951 में इन्होंने हिंसक रास्ता छोड़ दिया। 1951 में जो हिंसक रास्ता था वो छोड़ दिया और लोकतांत्रिक तरीके से भारत की राजनीति में अपना योगदान देने की कोशिश करने लगे। और लोकतांत्रिक रास्ते पर चलकर जब 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न किए गए, आयोजित किए गए, तो 1952 के प्रथम आम चुनाव में इस सीपीआई पार्टी को, इस कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली। लोकसभा में 16 सीटों पर विजय मिली और कांग्रेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यही सीपीआई पार्टी थी। इसके बाद संगठन इनका काफी मजबूत था। इसके जो प्रमुख नेता थे, इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे, यानी जो नेतृत्व दे रहे थे इस दल को, इस पार्टी को, उनमें ए.के. गोपालन मुख्य रूप से थे। इसके अलावा पीसी जोशी, नंबूदरी पाद, इसके अलावा एस.ए. डांगे, ये इस सीपीआई के प्रमुख नेता थे उस समय। जब ये पार्टी आगे बढ़ी तो धीरे धीरे इस पार्टी में एक बिखराव की स्थिति आई। बिखराव की स्थिति कैसे आई? 1952 में, 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया, तो चीन भी उस समय तक माओ के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट कंट्री बन चुका था। चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो कुछ जो कट्टर कम्युनिस्ट थे उन्होंने उस आक्रमण को सही साबित समझा और कहा कि ये सही आक्रमण है, यानी चीन का पक्ष लिया। जबकि कुछ कम्युनिस्ट जो नेशनलिस्ट रूप में थे, जो राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के थे, उन्होंने इस आक्रमण का विरोध किया। तो यहाँ से इस पार्टी में मतभेद होना शुरू हो गया। मतभेद, एक प्रमुख कारण तो चीन का आक्रमण था, लेकिन दूसरा कारण इससे भी ज़्यादा मजबूत था कि उस समय तक जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो समाजवादी क्रांति, जो शीत युद्ध चल रहा था, तो उसमें एक वर्ग जो सोवियत संघ का समर्थन कर रहा था, दूसरा वर्ग चीन का समर्थन करने लगा, क्योंकि सोवियत संघ उस समय तक लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करने लग गया था। क्योंकि जब तक स्टालिन की मृत्यु हुई 1953 में, उसके बाद जो क्रुश्चेव का शासन आया, उस क्रुश्चेव के शासन में सोवियत संघ की प्रवृत्ति थोड़ी सॉफ्ट प्रवृत्ति की हो गई थी, जबकि कुछ लोग चीन के माओ की जो हिंसक क्रांति थी उसमें विश्वास कर रहे थे। तो इन दोनों कारणों से, यानी चीन और सोवियत संघ की साइनो सोवियत स्प्लिट जो हुई, उसमें एक वर्ग चीन का साथ देने लगा, एक वर्ग सोवियत संघ का साथ देने लगा। तो इस कारण 1964 में, 1964 में ये कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में टूट गई। और दो भागों में कैसे टूटी? जो पहले से सोवियत संघ के समर्थन में थे वो तो सीपीआई रहे, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और जो चीन के समर्थन में आए उन्होंने नई पार्टी बना दी CPIM, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। ये हिंसक तरीकों में विश्वास करने लगे और 1964 में ये दल दो भागों में टूट गया। केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उड़ीसा जैसे राज्यों में इस पार्टी का जनाधार था और यही CPIM मुख्य धारा में आ गई, यानी सीपीआई से ज़्यादा CPIM का प्रभुत्व बढ़ने लगा। 1967 में, 1967 में जब भारत में चौथा आम चुनाव चल रहा था, तो पश्चिम बंगाल में मिली जुली सरकार
इस सीपीआई ने बनाने की कोशिश करी तो इसका एक धड़ा फिर से नाराज हो गया। और फिर से नाराजगी का कारण यही था कि जिस रेडिकल, जिस परिवर्तनवादी, जिस हिंसक क्रांति में हम विश्वास करते थे, तो हम मिलीजुली सरकार क्यों बना रहे हैं। तो इसके बाद इस सीपीआई से एक धड़ा फिर से अलग हो गया 1967 में, और उसने बनाया CPI-ML, CPI-ML यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी। और इस पार्टी का मुख्य नेतृत्व कर रहे थे चारू मजूमदार, चारू मजूमदार। और आगे के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे कि इसी CPI-ML पार्टी ने भारत में नक्सलवादी आंदोलन भी शुरू किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया ये किसानों और मजदूरों के हितों के लिए एक हिंसक रास्ते पर चलने पर विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार 1964 में ये दो भागों में टूटी और 1967 में फिर से CPI-ML के रूप में फिर से इसका विघटन हुआ। तो आज भी वर्तमान राजनीति में भी CPI और CPI-M ये दोनों राष्ट्रीय दल हैं। हमने कई बार सुना है कि ज्योति बसु लगातार कई सालों तक एक मुख्यमंत्री बनने का जो रिकॉर्ड स्थापित किया था तो पश्चिम बंगाल में, तो यही CPI, यही कम्युनिस्ट पार्टी से वो नाता रखते थे। तो ये था भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इतिहास। इसके बाद हम जो दूसरा दल है, दूसरे दल पर बात करेंगे, जो सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी CPI एक प्रमुख दल था, उसके अलावा एक सोशलिस्ट पार्टी भी 1950 के आसपास एक प्रमुख राजनीतिक दल था। इस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस प्रणाली के अंतर्गत की गई थी, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही एक समाजवादी विचारधारा वाला गुट जो था उसने समाजवादी पार्टी की स्थापना यानी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कांग्रेस पार्टी के अंदर ही की थी। और स्थापना हुई थी 1934 में, 1934 में। और इस पार्टी के संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव, यानी फाउंडर कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ने 1934 में कांग्रेस प्रणाली के अंतर्गत यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आज़ादी का आंदोलन लड़ रही थी, आज़ादी का आंदोलन लड़ रही थी। लेकिन 1948 में 1948 में कांग्रेस पार्टी ने अपने संविधान में बदलाव किया। और बदलाव ये किया कि कोई भी व्यक्ति दो दलों में एक साथ नहीं रह सकता, यानी दोहरी सदस्यता समाप्त कर दी कांग्रेस पार्टी ने। अब इनके सामने ये स्थिति आ गई, अब तो हमको अलग होना ही पड़ेगा। तो 1948 में ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई, यानी सोशलिस्ट पार्टी के रूप में 1948 में ये कांग्रेस पार्टी से अलग हो गई। 1952 के प्रथम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी ने अलग ढंग से चुनाव लड़ा और 10 सीटें जीतकर, यानी 10 सीटों पर विजय प्राप्त करी सोशलिस्ट पार्टी ने 1952 के चुनाव में। और CPI के बाद ये तीसरे नंबर का दल था। कांग्रेस पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरे नंबर पर समाजवादी यानी सोशलिस्ट पार्टी 1952 के चुनाव में रहा। उसके बाद ये पार्टी, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, इस पार्टी का मुख्य जो ध्येय था ये था समाज में समानता स्थापित करना, लेकिन हिंसक माध्यम से नहीं, हिंसक माध्यम से नहीं, लोकतांत्रिक माध्यम से, लोकतांत्रिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से समानता स्थापित करना, समाज में एक
इक्वलिटी स्थापित करना। किस तरीके से? डेमोक्रेटिक वे में। डेमोक्रेटिक वे में लोकतांत्रिक तरीकों से समाज में समानता स्थापित करना। लेकिन 1955 में 1955 में जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे वो भी समाजवादी भूमिका में विश्वास रखते थे, समाजवादी सिस्टम में विश्वास रखते थे। 1955 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ आवड़ी में, आवड़ी अधिवेशन, और इस आवड़ी अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना उद्देश्य भी समाज में समानता स्थापित करना निश्चित किया। तो इस पार्टी के सामने अब दुविधा की स्थिति थी कि हमारा उद्देश्य भी समानता और कांग्रेस का उद्देश्य भी समानता, लेकिन ये दल फिर भी आगे बढ़ता रहा। इस दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे? जैसा कि हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण इनके प्रमुख नेता थे। जयप्रकाश नारायण जिनको जेपी कहा जाता है। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, ये इनके प्रमुख नेता थे। बाद में जाकर ये पार्टी तीन अलग अलग पार्टियों में विभाजित हो गई। जिनमें किसान प्रजा पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इस प्रकार ये तीन भागों में ये पार्टी आगे जाकर विभाजित हो गई थी। आचार्य जेबी कृपलानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख पैरोकार थे। ये सोशलिस्ट जो पार्टी थी वर्तमान समय में चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार की राष्ट्रीय जनता दल हो, या बिहार में ही जनता दल यूनाइटेड हो, या चाहे जनता दल सेक्युलर हो, ये जो पार्टियां हैं वर्तमान की, या बीजू जनता दल हो, कहीं ना कहीं इन पार्टियों पर इसी सोशलिस्ट पार्टी की छाप देखी जा सकती है। इसी सोशलिस्ट पार्टी में ही इन पार्टियों की जड़ें इस सोशलिस्ट पार्टी में हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए जो दो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन तो है कि जेपी के नाम से भारत की राजनीति में किसको जाना जाता है? जेपी। और दूसरा व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये प्रसिद्ध एक बुक है व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये किस राजनेता की ये प्रमुख बुक है व्हील ऑफ हिस्ट्री। पहला क्वेश्चन जेपी के नाम से किसको जाना जाता है, और दूसरा क्वेश्चन व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये बुक किसकी है। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।